अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इन नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है और कहाँ जाना जरूरी है। प्रेम हटाते हैं, प्रेम में आप फंस रहे हैं, मतलब आप प्रेम को लेकर के थोड़ा छात्र नेता का जो मापदंड होना चाहिए वो छात्र मिलकर तय करते हैं। कोई छात्र नेता स्वघोषित नहीं होता है, और स्वघोषित होगा तो इंस्टाग्राम पे हो सकता है, रील बना सकता है, फेसबुक पे भौकाल मचा सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस बैठकी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि के विद्यार्थी, उत्कृष्ट कवि एवं संसदीय वक्ता और अपने स्नातक के दिनों में छात्र संघ महामंत्री रहे प्रकाश पांडे जी। उनके बारे में विस्तृत परिचय हम उन्हीं से समझते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रकाश पांडे जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। आप लाख कह ले कि आसमां जमी हूँ मैं, मुझको पता है कुछ नहीं हूँ मैं। सामान्य से विद्यार्थियों सा एक मैं भी हूँ। और एक सामान्य विद्यार्थी होने का मतलब है कि कोई सामान्य विद्यार्थी बोलता है तो उसके साथ लाखों सामान्य विद्यार्थियों की आवाज़ बोलती है। असल मायने में मूलतः मैं बिहार के गोपालगंज का रहने वाला हूँ। 2018 में यहाँ मैं आया स्नातक करने के लिए। महाराज जी की संस्था एक जंगल धूसर में, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल धूसर, तो वहीं मैंने स्नातक में दाखिला लिया 2018 में। 2019 में मैं वहाँ छात्र संघ महामंत्री बना और वहाँ से स्नातक पूरा करके जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधि में मैंने प्रवेश लिया। और इस वर्ष जो है मेरा विधि में स्नातक पूर्ण हो रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। हाँ। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद आपका क्या अनुभव रहा इस विश्वविद्यालय में? आप जैसा कि अभी विधि के अंतिम वर्ष में हैं जी, स्नातक के जी, तो पता मुझे लगता है कि आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं विश्वविद्यालय को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं जंगल धूसर में था, तब से मैं विश्वविद्यालय को एक शिक्षा के मंदिर के रूप में, सिर्फ कहने के लिए नहीं, वास्तविकता बता रहा हूँ कि मैं शिक्षा के मंदिर के रूप में ही देखता हूँ। और मैं जब जाता हूँ लॉ डिपार्टमेंट में तो पहली सीढ़ी को स्पर्श करके ही प्रवेश करता हूँ। और मुझे विश्वविद्यालय ने आज बहुत पहचान दिलाई। मैं विश्वविद्यालय के माध्यम से कई राष्ट्रीय स्तरों पे डिबेट में गया। तो मेरे लिए तो विश्वविद्यालय वास्तव में शिक्षा का मंदिर है। और इतना ही नहीं है, विश्वविद्यालय तो सभी को शिक्षित करता है, लेकिन मैं हॉस्टल में रहता हूँ, छात्रावास में रहता हूँ, तो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के उनको पढ़ाता है और जो हॉस्टल में रहते हैं उनको पालता भी है। तो मैं तो पल भी रहा हूँ, संभल भी रहा हूँ और विश्वविद्यालय के नाते ऐसे चल भी रहा हूँ। विश्वविद्यालय हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिससे हमारी नई कुलपति आई हैं माननीय प्रोफेसर पूर्णम टंडन जी, उसके बाद ये विश्वविद्यालय काफी चर्चा में आए दिन नित्य नूतन प्रगति कर रहा है विश्वविद्यालय। तो आपका क्या कहना है? अखबारों में जो विश्वविद्यालय है, क्या वास्तविकता में वास्तविक धरातल पर भी वह विश्वविद्यालय है? एक बड़ा फेमस मीम है कि 19-20 का अंतर है। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें धरातल पे सही होनी चाहिए। और विभागीय स्तर पे अगर हम पुस्तकालय को लेके काम करें, जैसे आप देखेंगे कि JNU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया या BHU हो गया, वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है जी। मैं तो 2 जगह गया हूँ, मैंने देखा है कि रात भर लाइब्रेरी खुली हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकिया लड़के भी आते हैं, अपने अभी सेंट्रल लाइब्रेरी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि फाइलों में भी ठीक है, धरातल पे भी काम करने की आवश्यकता है। और नहीं, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भी 8 बजे तक खुली रहती है, जहाँ तक मुझे पता। हाँ, नहीं सही बात है आपकी, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, और उसे किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये इधर शुरू हुआ है 8 बजे रात तक खुलना, तो इसे हम बढ़ा सकते हैं। चाहे तो विभागीय स्तर पे पुस्तकालयों को जो है और अच्छा बना सकते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अध्ययन अध्यापन में ज़्यादा समय दें। थोड़ा सी इस पे काम करने की आवश्यकता है। सड़कें अब सही हो गई हैं, तो लहरिया काट छात्र नेता लोग बाइक चलाने में उनको सुविधा होता है, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। अभी बहुत अच्छा आपके मुंह से छात्र नेता शब्द निकला। अब आज के टाइम में छात्र नेता, छात्र राजनीति और छात्र संघ को लेकर हम ऐसा मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है, बहुत ही बड़ा प्रदेश है भारत का, तो इसमें इसके कई ऐसे राज्य विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे छात्र संघ को लेकर के बहाली की मांग छात्र कर रहे हैं। छात्र संघ को लेकर के आपका क्या विचार है? छात्र संघ की आवश्यकता क्या है? छात्र संघ का ड्रॉबैक क्या है, आप बताइए। छात्र संघ तो बहुत आवश्यक है। छात्र संघ जो है राजनीति की पौधाशाला है, ऐसा सारे लोग कहते हैं। और बहुत जितने आप देखेंगे राजनीतिक सितारे वर्तमान के ही नहीं, कई ऐसे लोग रहे जो छात्र राजनीति में रुचि लेने वाले रहे। अपने मुख्यमंत्री जी जो है छात्र संघ चुनाव लड़े अपने यहाँ, जहाँ से ये स्नातक के दिनों में थे। तो मुझे लगता है कि छात्र राजनीति भी आवश्यक
आवश्यक है, छात्र संघ तो अति आवश्यक है। आप जाएंगे यहाँ ही प्रशासनिक भवन में चले जाइए, सामान्य विद्यार्थी लाइन में लगे रह जाएंगे, काम नहीं होना है। कोई एक दबंग सा छात्र नेता आएगा, उसका कागज पकड़ेगा, लेके चला जाएगा और आप देखेंगे उसका काम 5 मिनट में करवा के चला तो मैं वाकिफ हूँ, भली बात है। तो छात्र संघ भी आवश्यक है, कहीं भी छात्र संघ आवश्यक है, क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग, जैसे मान लीजिए सरकार है, तो सरकार चलाने वाले लोग हैं, तो उनसे सवाल पूछने वाले विपक्ष के लोग, तो वो तानाशाही नहीं आती है उनके अंदर, निरंकुशता नहीं आती है। तो इस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन या कोई भी महाविद्यालय प्रशासन ही क्यों ना हो, निरंकुश ना हो, तानाशाही की प्रवृत्ति ना आए, या स्वयं को ही निधिपति ना समझने लगे कि जो हूँ मैं ही हूँ। इसलिए छात्र संघ आवश्यक है। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है छात्र संघ का, अभी तो वहाँ का जो नया छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं बड़े फेमस है, इंस्टाग्राम जो भी गोबर वाला हाल ही में जो भी हुआ हो, लेकिन बात यह है कि छात्रों की आवाज तो उठा रहा है आदमी जी। और कहाँ छात्र नेता हीरो नहीं बन रहा है। ठीक है, बनना भी चाहिए। तो मुझे लगता है छात्र संघ आवश्यक है। अगर हम छात्र संघ बहाल नहीं कर सकते गोली चलाने की वजह से, लड़ाई बंदूक की वजह से, तो हम उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्योंकि सामान्य परिवार के लड़के छात्र राजनीति से होते हुए राजनीति में जाए और राजनीति से संसद तक पहुंचे। आज का जो एक अवधारणा है छात्र नेता को लेकर के, वो बुलेट बुलेरो से शुरू होता है, बुलेट बुलेरो पे खत्म होता है और आगे जाके रेंज रोवर तक पहुंचने वाली कॉन्सेप्ट लेकर के जो विद्यार्थी आते हैं विश्वविद्यालय में। अब आप समझ लीजिए, जो विद्यार्थी छात्र नेता बनना चाहता है उसको हीरो बनना पड़ेगा। ये जो एक अवधारणा चल रही है कि उनके पास ऐसे कपड़े होने चाहिए, ये घड़ी होनी चाहिए, ऐसे वस्त्र का आवरण होना चाहिए, इतनी सारी चीजें जो लग्जरियस लाइफ का एक इसे चैनलाइज करते हैं युवा। तो मुझे लगता है आप बताइए कि छात्र नेता का मापदंड क्या होना चाहिए? छात्र नेता का जो मापदंड होना चाहिए वो छात्र मिलकर तय करते हैं। कोई छात्र नेता स्वघोषित नहीं होता है, और स्वघोषित होगा तो इंस्टाग्राम पे हो सकता है, रील बना सकता है, फेसबुक पे भौकाल मचा सकता है। आप देखेंगे, आप जेएनयू का छात्र संघ देखिए, सामान्य परिवार से आने वाले बच्चे जिस भी संगठन से लड़ते हो, वहाँ सामान्य परिवार से लड़ने वाले लड़के लड़ते हैं, और जिताता कौन है? सामान्य परिवार के पढ़ने वाले विद्यार्थी। जब आपके यहाँ भी छात्र संघ होगा, 5 पद पे चुनाव होंगे, 10 पदों पे चुनाव होंगे, आप निश्चित तौर से एक धनबल बाहुबल से 2-3 उसमें जीत जाएंगे, बाकी तो सामान्य परिवार से बच्चे जीतेंगे। छात्र नेता स्वघोषित होना हो तो ये धनबल का काम है, लेकिन मनोबल का और विद्यार्थियों का बल का जब चुनाव जिताकर बच्चे भेजते हैं तो वो विद्यार्थियों की बातों को आगे प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे से, संसाधनों से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है छात्र संघ पदाधिकारी होने के लिए। आवश्यक है कि पहले छात्र संघ चुनाव हो तो सही। अब कोई सामान्य परिवार का बच्चा 8 साल 10 साल यहाँ घिस के छात्र संघ चुनाव होगा, उसके चक्कर में अपना जीवन नहीं ना बर्बाद करेगा। मैंने सुना है बड़े लोगों से, इतनी आयु नहीं हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अपने विश्वविद्यालय में भी ऐसे तमाम लोग रहे जो छात्र राजनीति में सक्रिय थे और अध्ययन में इतने अच्छे थे कि जो है गोल्ड मेडल पाए अपने विश्वविद्यालय से, आज अधिकारी बन के देश में अलग अलग राज्यों में जो है कार्यरत हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार छात्र संघ चुनाव के लिए हो तो 1-2 लोग निकलेंगे धनबल से, लेकिन बाकी सामान्य परिवार के ही लोग आगे आएंगे। उम्मीद तो यही है। हाँ, ये बुलेट बोलेरो से बहुत कुछ विशेष नहीं होना है। जहाँ 2019 में मैं भी छात्र संघ चुनाव लड़ा जंगल दूषण में, मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी थे, निश्चित तौर पे मैं बिहार से आया हुआ था 1 वर्ष पहले, ये बड़ा मुद्दा था कि एक बाहरी को कैसे आप लोग वोट देंगे। तो वहाँ पे जो छात्र संघ चुनाव लड़ने का एकमात्र योग्यता है योग्यता भाषण। आपने पर्चा दाखिला किया, आप कक्षा प्रतिनिधि बने। कक्षा प्रतिनिधि बनने के लिए, क्लास मॉनिटर बनने के लिए आपको जो है रेगुलर आना पड़ेगा, आपका अटेंडेंस ज़्यादा चाहिए, आप सबसे अधिक नंबर ला करके जो है क्लास मॉनिटर बनेंगे। उसके बाद जो मॉनिटर बनेगा वही छात्र संघ का चुनाव लड़ सकता है। तो एक तो ये हो गया कि जो धनबल बाहुबल और बाहर कॉलर टाइट करके घूमने वाले लोग हैं, ये क्लास नहीं करते मैक्सिमम लोग, तो ये वहीं छट गए। दूसरी बात, जो अनुशासन में रहने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्लास मॉनिटर बनेंगे और वही चुनाव भी लड़ेंगे। तो उनमें से जो योग्य होगा उसको विद्यार्थी चुनते हैं। तो योग्यता भाषण होता है, वो बच्चे आते हैं मंच पे अपनी बातें रखते हैं, लड़कों को जो बच्चों को जो पसंद आता है उनमें से किसी एक को चुनते हैं, तो वहाँ योग्यता भाषण होता है। ऐसे ही जेएनयू में भी योग्यता भाषण होता है। आप देखेंगे, कभी यूट्यूब पे जाइएगा देखिएगा कि अपनी बातें रखने का सबको अवसर मिलता है कि हाँ मैं इस संगठन से आता हूँ, यदि मैं चुना जाता हूँ तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा। तो इस प्रकार से भी हम छात्र संघ बहाल हो तो इसको भी शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे थोड़ी पारदर्शिता आएगी, थोड़े अच्छे लोग छात्र राजनीति में आएंगे। नहीं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, प्रबल हैं विचार आपके छात्र संघ को लेकर के, चूंकि आप छात्र संघ महामंत्री रह चुके हैं। मैंने आपके बारे में एक पढ़ा था, पेपर में निकला था, आप शंकर दूत, मध्य प्रदेश शासन से शंकर दूत भी रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उस यात्रा के बारे में बताइए, एक विद्यार्थी से शंकर दूत की यात्रा के बारे में बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश शासन का जो सांस्कृतिक विभाग है, कला और संस्कृति विभाग, क्षमा करिएगा, कला और संस्कृति विभाग में जो है शंकर एकता न्यास के माध्यम से
पूरे भारत भर का। मध्य प्रदेश शासन करवा रहा है, लेकिन पूरे भारत भर से 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ये चयनित करते हैं पूरे भारत से। अब भारत ही नहीं, नेपाल के बच्चे भी करते हैं। हमारे साथ खुद 3 लोग थे नेपाल से शंकर दूत। तो उन 50 लोगों को उठाते हैं, 50 लोगों को देश के अच्छे जगह पे, जैसे एक केरल में कल्लाड़ी जहाँ आचार्य शंकर का जन्म हुआ वहाँ होता है शिविर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है, ओमकारेश्वर जी में भी होता है मध्य प्रदेश के, चिन्मय विभूति पुणे जहाँ से मैंने शिविर किया है वहाँ होता है। वहाँ एक आचार्य के अंतर्गत आद्य गुरु शंकराचार्य के किसी छोटे प्रकरण ग्रंथ पे, छोटे ग्रंथ पर 10 दिनों का शिविर होता है। इसमें युवाओं को जो है अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपने पूर्वजों के बारे में बताया जाता है 10 दिनों में। यदि आपको अध्यात्म में रुचि हो तो आप अवश्य जो है भर सकते हैं। आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में तमाम तरह की क्राइटेरिया है कि आपने ये किया है, ये किया, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे कि आपकी रुचि क्या है। फिर आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू के माध्यम से वो आपके प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होंगे तो आपको चयनित करेंगे। और चयनित करने का मतलब है कि यदि आपका घर जो है कैंपियरगंज है गोरखपुर का, तो आप घर से निकलेंगे अपना बैग लेके वहाँ से, और 10 दिन जहाँ भी जाएं, आप कोयम्बटूर तमिलनाडु चले जाइए और वापस आप कैंपियरगंज अपने घर में घुसेंगे, वहाँ तक का एक पैसा जो है मध्य प्रदेश शासन देगी। वाह। तो ये शंकर दूत जो है बनाने की प्रक्रिया शंकराचार्य जी के विचारों से ओतप्रोत होकर उनके विचारों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। और किसी फील्ड से, आप डॉक्टर हैं, आप बीटेक करके इंजीनियर हैं, आप किसी भी विभाग से आते हो, आप शंकर दूत बन सकते हैं यदि आपकी रुचि अध्यात्म में है, धर्म में है। तो ये तो वर्तमान के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य है मध्य प्रदेश शासन का। बिल्कुल। तो क्योंकि माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे अभी याद आया था, बिल्कुल कि वसूलों पे आए आज तो टकराना जरूरी है, जो अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और इन नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है और कहाँ जाना जरूरी है। तो कहाँ से बच के चलना और कहाँ जाना जरूरी है, ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं, ऐसे शिविर हमें बताते हैं। और यदि हम वहाँ 10 दिन रहेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ही आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का विकास करता है और आज के युवाओं में आवश्यकता है इस चीजों। बिल्कुल। और आपने अभी जैसे आपके परिचय में संसदीय वक्ता, आपकी आवाज से बिहार विधानसभा पूरा गूंज उठा है, तो कुछ उस यात्रा के बारे में बताइए। बिहार विधानसभा में अभी आपने अपना वक्तव्य रखा, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका, एक विश्वविद्यालय से विधानसभा का सफर? विधानसभा तो अभी तो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि प्रत्येक मंडल से एक नोडल से 10 लोगों को। अच्छा, इसका तो पहले वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग वगैरह? हाँ, ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई, वीडियो अपलोड करना था। 150 लोगों में यदि आप चयनित होते हैं तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा। वहाँ से आप चयनित होते हैं तो आप विधानसभा जाएंगे, विधानसभा में यदि आप चयनित होते हैं तो फिर आप संसद भवन जाएंगे। तो ये ऐसे में सारण प्रमंडल जो हमारे यहाँ, सारण प्रमंडल आपके यहाँ जो मंडल होता है, हमारे यहाँ प्रमंडल होता है। अच्छा। तो सारण प्रमंडल में मैंने अपने जिले से अपनी बात रखी, वहाँ प्रथम स्थान पाया, और फिर मैंने विधानसभा में बात रखी संविधान के 75 वर्ष पे। तो विधानसभा में बोला, और 2023 में जो है मैं जिले से प्रथम चुन के राज्य में, बिहार में प्रथम आया, पहले गोपालगंज जिले में प्रथम आया, फिर राज्य में प्रथम आया, और फिर मेरा वीडियो बनाकर दिल्ली भेजा गया, तो पूरे देश में प्रथम आया। और प्रथम के साथ जो है 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना वक्तव्य मैंने संसद के केंद्रीय सभागार में दिया था। वीडियो ओम बिरला जी ने शेयर किया। और हाँ, ये वीडियो तो हमने देखा था। आप उसका अगर ओपनिंग लाइन अगर आप बोलेंगे तो उसमें मैंने अपने राज्य का परिचय दिया था कि महर्षि श्रृंगी, दुर्वासा और कात्यायन की पवित्र तपोस्थली पाटलिपुत्र की उस धरा के नालंदा ज्ञान केंद्र से, जिसने सर्वप्रथम अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशमान किया, ऐसे बिहार की पवित्र भूमि से मैं प्रकाश पांडे आप सभी को नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज की धरती से सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसमें नालंदा को इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि देखिए, अभी देखेंगे आप साक्षरता दर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार सबसे आखिरी पायदान पे है। तो मुझे लगता है एक बार हमें देखना चाहिए इतिहास के पन्नों में, बिहार जैसा भी है तो उसमें सिर्फ बिहारियों का हाथ नहीं है, दिल्ली के लोगों का हाथ है ज़्यादा, क्योंकि बॉर्डर पे जो राज्य हैं, जैसे कि हम पूर्वोत्तर पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, कश्मीर पे हम पैसे व्यय कर लेते हैं, लेकिन हमें उस राज्य को भी देखना चाहिए जो जहाँ के बच्चे जो है पूरे तरीके से देश के प्रति समर्पित हैं। आप वहाँ के देखेंगे एक एक सैनिक परिवार से जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे उनके अगर पिताजी लड़ते लड़ते मर जाएं तो उनकी माएँ ये नहीं कहती हैं कि बेटा तुमको अब सेना में नहीं जाना है, उन्हें तैयार करती हैं कि जहाँ तुम्हारे पिता ने छोड़ा देश की रक्षा करना, वहाँ से तुमको आगे करना है। और बॉर्डर पे अपने बच्चे को खत लिखती हैं कि मेरे मुन्ने भूल न जाना दूध का फर्ज निभाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, भले इंच इंच कट जाना।
तो उस राज्य के लिए यदि दिल्ली से काम नहीं किया जाएगा तो फिर क्या ही होगा। तो उसमें मैंने जोड़ा था कि नालंदा ज्ञान केंद्र से, ताकि लोग जाने कि हाँ कभी चाणक्य की वो भूमि रही, कभी महर्षि दुर्वासा का वो तपोस्थली रहा, जिन लोगों ने कुश के आसन पर बैठ के सिंहासन पर बैठने वाले लोगों का मार्गदर्शन किया। इसलिए उसमें जोड़ा। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय रहे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला तो प्रथम विश्वविद्यालय है भारत का, जैसे हाँ, तक्षशिला, विक्रमशिला और उज्जैनी नालंदा विश्वविद्यालय, ये ऐसे विश्वविद्यालय रहे जो आज शायद कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और तमाम सारे विश्वविद्यालय से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा था। निश्चित रूप से जी। आपके बिहार विधानसभा की जर्नी जैसे देखा जाए तो बहुत ही प्रेरणादायी है हम सभी के लिए, कि विद्यार्थियों को इतने सारी चीजें मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको विभिन्न क्षेत्र में अपने अगर अवसर मिलते हैं तो करें कुछ। आपसे एक रैपिड फायर पॉडकास्ट हो रहा है, रैपिड फायर ना हो आपके साथ तो ये तो पॉडकास्ट और इस बैठक का अपमान करना होगा। तो मैं कुछ शब्द लूंगा, उसको सुनते ही सबसे पहले जो आपके दिमाग में आया बस उसका नाम ले लीजिएगा। मित्र। यदि व्यक्तिगत रूप से मैं मित्र ना होकर मित्रता की बात करूं तो मेरे मन में पहला जो चित्र आता है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का, और दूसरा जो है कर्ण और दुर्योधन का। प्रेम। प्रेम बड़ा प्रश्न है। आप व्यक्तित्व भी तो आगे चल के बड़े होने वाले हैं। अरे ये तो भविष्य किसने देखा, नहीं कहते हैं कि भविष्य तो वर्तमान में ही नहीं, तो आपके वर्तमान के कार्य बता रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। तुरंत बताना है, आप तो बड़ा वक्त ले रहे हैं। यही है ना कि प्रेम ऐसा विषय है। चलिए प्रेम हटाते हैं, प्रेम में आप फंस रहे हैं, मतलब आप प्रेम को लेकर के थोड़ा चलिए अब आप बताइए शहर। शहर तो शहर जहन में आते ही ये कह सकते हैं युवावस्था में मैं गोरखपुर आया, तो इस शहर से तो मुझे बड़ा लगाव है कि दिलों को घाटियों में बज रहे संतूर जैसा हो, जो कोई हो शहर तो मेरे गोरखपुर जैसा हो। लेकिन असल मायने में मेरा दिल किसी एक शहर के लिए धड़कता है, आँख खोलूं तो वो शहर मेरे आंखों के सामने आता है। क्या मैं गेस करूं? बताइए। महादेव की काशी। बस काशी। मैं कहीं जाने के लिए हो सकता है एक पल के लिए मना कर दूं, लेकिन कोई मुझसे ये कहे बनारस चल रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता। ये तो मैंने देखा है, आप तो आधी रात में भी तैयार रहते हैं। भले ट्रेन का लोको पायलट तैयार होना है। आप एक उत्कृष्ट कवि भी, आप भोजपुरी में आपकी कितनी रचनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि एक थोड़ा सा आप अगर अपनी भोजपुरी की रचनाएं हम सभी के समक्ष रखें तो। एक मैंने लिखा था कि एक लिखा था मैंने, जैसे आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तो बच्चे अपने माँ बाप से अलग भी रह रहे हैं, तो उसमें मैंने लिखा था कि सारा कमाई अब मौगी के देता, जे रहे कबू अपना बाप के चहेता, पतोहिया से नहिया लागल वजब से, माई लगे बैठल छोड़ देहलस बेटा, माई लगे बैठल छोड़ देहलस बेटा। पहले जब बच्चे आते थे, अभी भी मैं देखता हूँ अपने पिताजी को कि थोड़े बहुत चिंता में रहते हैं, तो माई कहाँ बढ़ी, तो अपने माताजी के पास, हमारी दादी के पास बैठते हैं और बातें शेयर करते हैं। निश्चित तौर पे एक बार अगर माँ हाथ फेर दे आपके सर पे तो सारे अवसाद खत्म हो जाने हैं। तो ऐसा ही होता है। किसी ने शायद, और एक शेर था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि शहर से लोग थकते हैं तो गांव की ओर लौटते हैं, लाल थकते हैं तो माओ की ओर लौटते हैं। ये शायद मैं ठीक से नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही था। तो आदमी थके तो अपनी माँ की तरफ लौटे। और मैंने कहा था कि खुशहाल जिंदगी केकरा तबाह चाही, बा माई बाप के साया तो और का चाही, भगवान उ सब दे जौन राखे माई के खुश हमरा, जौन क देव भाई से अलगा तो चीज ना चाही, जौन क देव भाई से अलगा तो चीज ना चाही। अगर वो प्रेमिका भी है तो शायद ना चाहे। वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। अभी आप सब सुन रहे थे प्रकाश पांडे जी को, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधि अंतिम वर्ष के छात्र हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये बैठकी जो है अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम और कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र परिक्षेत्र के युवाओं से आप सभी को जोड़े, उनके विचार को जाने। इसी के साथ मिलते हैं अगली बैठकी में। नमस्कार, वंदे मातरम।